हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट शटल बाय जिनन। अपने अर्थशास्त्र की बुक चल रही थी सांख्यिकी, उसके अंतर्गत कितने 11वीं क्लास में कितने चैप्टर हो चुके हैं? 4 चैप्टर हो चुके हैं। 4 चैप्टर का नाम पहला था परिचय। क्या बताया था परिचय के अंतर्गत? नॉर्मल डेफिनेशंस बताई गई थी। उसके बाद संग्रहण, आंकड़ों को कैसे संग्रहण करेंगे ये बताया, जनसंख्या के बारे में था ज्यादातर उसमें। फिर संगठन था और फिर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत कैसे करें आंकड़े। आंकड़े तुम लोगों ने ये देख लिए कि कैसे होंगे क्या नहीं होंगे, ये सारी चीजें देख ली। अब क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। 5वां चैप्टर क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत इससे पहले जो मैंने 4 चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों को, वो चारों चैप्टर की जो डिटेल्स है वो मैंने अलग से भी बताई है। उसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सारी चीजें मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। तो एक बार एक क्लास देख लेना, उसमें 4 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे अगर कोई यहाँ से चालू कर रहा है तो। अब क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या है, 5वां पार्ट का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। उसके अंतर्गत प्रस्तावना। पिछले अध्याय में आप आंकड़ों के सारणीबद्ध एवं आरेखीय प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ चुके। किसके बारे में पढ़े? अपन ने सारणी के तौर पर कैसे आंकड़े प्रस्तुत करें ये देख लिया अपन ने। फिर आरेखीय प्रस्तुतिकरण कैसे करें, मतलब आरेख बनाकर कैसे करें, ये सारी चीजें देख चुके अपन। इस अध्याय में क्या देखेंगे आप? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अध्ययन करेंगे। आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि। ये क्या बोल रहा है? आंकड़ों को कैसे संक्षिप्त रूप में व्याख्या करेंगे, वो सब कहाँ देखने को मिलेंगे अपन को? इस चैप्टर के अंतर्गत 5वें चैप्टर में मिलेंगे। अब इस आंकड़ों को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं अपन। क्या है दैनिक जीवन में आप आंकड़ों के विशाल समुच्चय के संक्षिप्त के संप्रेषण के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे किसी कक्षा में छात्रों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक, क्षेत्र विशेष की औसत वर्षा, किसी कारखाने में औसत उत्पादन, किसी फर्म में काम करने वाले या किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की औसत आय आदि। ये क्या बोल रहा है? तुम लोगों ने छात्रों की समुच्चय आंकड़े दैनिक जीवन में अपन डेली जो यूजेस करते हैं, अगर अपने एग्जाम होते तो सबके बच्चे एक क्लास में एक ही बच्चा हो जरूरी थोड़ी ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सबके नंबर्स अलग अलग होते हैं। यही एग्जाम्पल अपन ने किसी चैप्टर में पढ़ा है, आगे पढ़ा है, वो चैप्टर बता दो। वो चैप्टर का एग्जाम्पल ही बता देती हूँ मैं तुम लोगों को। कौन सा था? 3rd चैप्टर में नाम है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक। ये सारे 100 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक है। अब ये सारे तो एक दिन में उन्होंने अचीव किया, मतलब कॉपी चेक की तब सारे इनके इतने नंबर मिल गए। बट इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट कितने हैं, कम कितने हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा। फिर मैंने तुम लोगों को इसको बताया था सारणी कैसे बनती है। ये वाली सारणी नहीं है, ये वाली सारणी कैसे बनी, ये उसी के आधार पर बनी है, जिसमें से क्या कर दिया, अपने नंबर जो होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 100 तक होते हैं। तो उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये कर दिया। फिर ये कहाँ से मिला? ये 0 से 10 तक बीच में कितनी संख्या आ रही है, पहले वो चेक किया। कितनी संख्या आ रही है इसमें चेक करो, एक ही आ रही है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? ये देखो, ये 0 दिख रहा है तुम लोगों को, वो 0 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 0, किसी कोई एक बच्चा होगा जिसके 0 आए होंगे। फिर कितने हैं? 10 से 20 के बीच में 8 संख्या, 10 से 20 के बीच में यहाँ पर 8 संख्या आई होगी, तुम लोग खुद चेक कर लेना। तो यूं करके ये सारणी बने। फिर यहाँ पे निम्न मान ये रहा, उच्च मान ये रहा। उसके बाद क्या किया, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 कर दिया, तो वर्ग चिन्ह आ गया। ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, इस चैप्टर के अंतर्गत क्या बोल रहा है कि जो दैनिक जीवन है अपने, तो वो आंकड़े अपन ने कैसे इजीली निकाल दिया। अब वो ग्राफ इजीली बन सकता है, बट इतनी देर नहीं बन सकता था। ग्राफ इजीली बन सकता था क्या? अगर मैं उन सबको पूरा का पूरा ऐसे ही 40 बच्चों का लिख देती तो होता नहीं, होता, पॉसिबल ही नहीं था 100 बच्चों का। तो इसलिए अपन ने ये किया पूरा। उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ तक हो गया था। इसलिए औसत कारखाने ने इस तरीके से सारे ऐसे ही अंक दे दिए जाएंगे तुम लोगों को, और तुम लोगों को बताना होगा। क्योंकि अपन कारखाने में काम करते हैं तो कारखाने में एक ही व्यक्ति कर रहा हो काम, ये भी जरूरी नहीं है। सारी एक ही पोस्ट पर हो, ये भी जरूरी नहीं है। सब अलग अलग पोस्ट पे होते हैं और अपना अपना काम अलग अलग करते हैं, तो उनकी सैलरी भी उसी के हिसाब से अलग अलग होती है। अब बेजू एक किसान है। क्या है? किसान है। वह बिहार के बक्सर जिले के बालापुर गांव में अपने खेत में खाद्यान्न का उत्पादन करता है। क्या बोल रहा है वो? खाद्यान्न, मतलब खेत में खाद्यान्न मतलब फसल उगा रहा है। वो उस गांव में 50 छोटे कृषक है। कितने? 50 कैसे हैं? छोटे हैं। बेजू के पास 1 एकड़ भूमि है। बेजू के पास कितनी भूमि है? 1 एकड़ भूमि है। आप बालापुर के किसानों की आर्थिक स्थिति जानने में रुचि रखते हैं। अगर तुम लोगों को बोला जाए कि जैसे तुम लोगों को जनसंख्या कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया था तुम लोग।
उसके अंतर्गत क्या था, पहले अगर अपन किसी के घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर जाके क्या क्वेश्चन करेंगे कि आपके घर में सबसे बड़ा कौन है। ये करोगे कि हम किस रीजन से आए वो बताओगे, तुम लोग वो बताओगे। वो बताने के बाद तुम लोग ये पूछोगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ये पूछ लिया। उसके बाद जो मुखिया होगा वो इसके अंतर्गत, ठीक है। मुखिया पता चल गया तुम लोगों को, फिर तुम लोग पूछोगे उसको कि आपकी वाइफ, आदमी है तो वाइफ, और वही औरत होगी तो क्या बोलोगे, हस्बैंड के बारे में। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनके बच्चे हैं तो जो शादीशुदा है तो शादीशुदा, नहीं शादीशुदा है तो नहीं, और उनके बच्चे होंगे तो बच्चे। ये सारी डिटेल अपन को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर एक छोटा किसान है जहां पर 50 प्रकार के छोटे किसान है और एक बेजू किसान है। कहाँ पे, यहाँ पर लिखा हुआ बिहार के बक्सर जिले में बालामपुर गांव। तो वहां पर अपन रुचि रखते हैं कि वहां की स्थिति कैसे है, जान सके अपन। तो आप बालापुर गांव में बेजू की आर्थिक स्थिति की तुलना करना चाहते हैं। इसके लिए आपको बालापुर गांव से दूसरे किसानों की जोतों के आकार के साथ बेजू की जोत के आकार की तुलना मूल्यांकन करना होगा। ये क्या बोल रहा है कि तुम लोगों को दूसरों की पता करनी है, बट किससे पता करनी है, बेजू से पता करनी है। जैसे तुम लोगों को बोला जाए, जैसे तुम लोगों ने स्कूल देखी है, तुम्हारे स्कूल में परीक्षा में नंबर आते हैं नंबर, तो तुम कंपेयर किससे करते हो, खुद से दूसरों का कंपेयर करते हो। तुम अच्छे हो तो अच्छे का, खराब हो तो खराब का कंपेयर करते हो दूसरे बच्चों से कि मेरे परसेंटेज इतने बने, तुम्हारे इतने बने। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। 50, जैसे तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे होते हैं 50 बच्चे हैं यूं मान लो, तो यहाँ पर गांव में कितने किसान हैं, छोटे 50 किसान हैं, और उसमें बेजू से तुलना की जा रही है। और वहां पर 50 बच्चे हैं, उसमें तुम्हारे से तुलना की जा रही है, या तुम खुद ही उनसे तुलना कर रहे हो, ठीक है। कोई टीचर आ रहा है तुम्हारी, क्या कर रहा है, इंक्वायरी ले रहा है कैसी बच्चे की स्थिति है क्या नहीं है। तो यहाँ पर भी यही है कि एक जना आ रहा है, वो बेजू की स्थिति दूसरों से तोल रहा है, कैसी है कैसी नहीं है, अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब। फिर आप यह जानना चाहेंगे कि बेजू की भूमि, क्या जानना चाहेंगे, बेजू की भूमि क्या है। पहले सामान्य क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन जैसे मैंने तुम लोगों को बोला जनसंख्या, अगर तुम्हारे भाई नंबर पूछेंगे तो तुम्हारी क्लास में कोई टीचर आया तो पहले देखेगा, जानना चाहेगा नहीं चाहेगा कि कितने बच्चे हैं, पहले ये पूछेगा। उसके बाद क्या पूछेगा, तुम्हारे ना पेपर कितने का अंक का हुआ था, औसत कितने का हुआ था। देखो यहाँ सामान्य अर्थ में औसत से ऊपर, ठीक है। जहां पर यूं बोला जाएगा कि 50 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो पहले तो ये पूछोगे फर्स्ट डिवीजन वाले कितने बच्चे हैं, सेकंड डिवीजन वाले कितने बच्चे हैं, और थर्ड डिवीजन वाले कितने बच्चे हैं। तो तुम लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि इनकी स्थिति अच्छी है, इनकी स्थिति खराब है, और इनकी स्थिति मीडियम है, ये पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर सामान्य अर्थ में औसत से ऊपर कितने हैं, देख नीचे दिया गया माध्य। अगर औसत से ऊपर पूछे तो क्या निकालेंगे अपन, माध्य निकालेंगे। वहीं आधे किसानों की जोतों के आकार से अधिक, अगर आधे किसानों की जोतों से आकार से अधिक है तो क्या निकालेंगे, माध्यिका। और अधिक किसानों की जोत से अधिक है मतलब अधिकतर किसान, 50 किसान है, 50 की किसान से मतलब 50 से आधे कितने हुए, 25 हुए, 25 से ज्यादा है तो क्या निकालेंगे, अधिक से अधिक, मतलब या तो 40 होंगे या 45 आसपास कुछ भी होंगे, तो क्या निकालेंगे, बहुलक। बट अगर आधे हैं, सिर्फ 25 है, तो क्या निकालेंगे अपन, माध्यिका। और औसत एवरेज है कि ना यहाँ के बराबर टाइप्स वगैरह, या फिर ऊपर नीचे थोड़ा सा ही हो जाए तो माध्य निकालेंगे, ठीक है। अब बेजू की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए आपको बालापुर गांव के सभी किसानों की जोतों के आंकड़ों के संपूर्ण समुच्चय का संक्षेपण करना होगा। इसे एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप द्वारा किया जा सकता है। ये क्या बोल रहा है कि जैसे तुम्हारे स्कूल के सारे हैं नंबर्स, कितने बच्चों के कितने हैं, ये सारी गणना करनी है, तो वो किससे की जा सकती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा की जा सकती है। किस बच्चों को किस एवरेज में रखना है। अभी मैंने तुम लोगों को जो एग्जांपल बताया था उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये रखा था, तो उसमें पता चल गया कि बच्चे इसमें से आ रहे हैं, इस कैटेगरी में से आ रहे हैं। अब जो आंकड़ों का संक्षेपण किसी एकल मान में इस प्रकार करता है कि एकल मान संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे। ये क्या बोल रहा है, एकल मान, एक ऐसा मान लेंगे जो सबका प्रतिनिधित्व करे। मतलब हाँ, ये मान ले लिया, उसका प्रतिनिधित्व ये सब करेगा। मतलब एक हाईएस्ट बच्चा ले लेंगे, या तो वो सबका है ना, क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे तुम्हारे क्लास में मॉनिटर होता है, वो समझ लो। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रतिनिधित्व या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है। क्या बोल रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है। क्या
आंकड़ों को किस तरीके से जमा जाए वो एक उनका तरीका है। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के कुछ सांख्यिकीय माप हैं। 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत के 3 सांख्यिकीय माप कौन कौन से हैं? उसमें से बहुत सारे हैं, उसमें से 3 ज्यादातर है। कौन से? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसको कैसे निकालेंगे वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी, पहले इतना पढ़ लेते हैं। पहले उसके सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगी। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 अन्य प्रकार के औसत और भी हैं, जैसे ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, जो विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं, लेकिन वर्तमान परिचर्चा उपयुक्त 3 प्रकार के औसत तक ही सीमित है। ये क्या बोल रहा है? आपको ध्यान रखना है, ये सारे औसत निकालने के लिए काम आ रहे हैं, बट 2 और है, ज्यामितीय और हरात्मक। ये अभी नहीं पढ़ने तुम लोगों को, जब आगे जाओगे क्लासों में तब जाके तुम लोगों को पढ़ने। यहाँ पर विशिष्ट परिस्थिति होगी तब यहाँ पर परिचर्चा करनी है, ठीक है। इन तीनों पर ही परिचर्चा करनी है। अब इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सारे फॉर्मूले मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। समांतर माध्य है तो समांतर माध्य के अंतर्गत क्या है, अगर तुम लोग यही सारा डिटेल में पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि कैसे पढ़ना है। मैं तुम लोगों को पहले इसमें क्या करती हूँ, डिवाइड करके बता देती हूँ कि कौन कौन सा टाइप है, कैसे है, और उसके बाद कौन कौन से फॉर्मूले किस किस के, ठीक है, ताकि तुम लोग एक बार में ही फॉर्मूले कंप्लीट कर दो। हमने 3 मान पढ़े थे केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ में। कौन कौन से? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अंतर्गत ये 2 मान और है, चतुर्थक और शतमक। इसको कैसे करेंगे, इन सब के फॉर्मूले हैं, आगे मैं तुम लोगों को बताती हूँ। पहले तो तुम लोगों को देखा होगा कि समांतर माध्य में बहुत सारे फॉर्मूले जो तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहे होंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, तो उसके लिए पहले है असामूहिक आंकड़े, सामूहिक आंकड़े और भारित समांतर माध्य। अब इनको कैसे याद करेंगे, कौन कौन से हैं? असमूहित आंकड़े, समूहित आंकड़े और भारित समांतर माध्य। इनको ज्ञात करना है तो उसमें असामूहिक में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। इसके अंतर्गत ये 3 विधियां है, ठीक है। अब सामूहिक माध्यम में क्या है? विरक्त श्रृंखला और सतत श्रृंखला। विरक्त श्रृंखला और सतत श्रृंखला कौन कौन सी होती है, मैंने तुम लोगों को ये पहले ही बताया है। कैसे? अगर विरक्त श्रृंखला दे रखी हो तो तुम लोग कैसे निकालोगे, और सतत श्रृंखला दे रखी हो तो कैसे। जैसे तुम लोगों को दे दिया 0 से 10 दिया, ठीक है, 10 से सीधा क्या दिया, 11, 11 से 20, 20 से 21 से 30 ऐसे दिया। या फिर तुम लोगों को 0 से 10 दिया तो 10 से 20 दिया, इस तरीके से दे, इस तरीके से दे। ये कौन सी होती है? विरक्त श्रृंखला और सतत श्रृंखला। ये दोनों तुम लोगों को बता दी मैंने। अब इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। और इसके अंतर्गत सतत में कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष और पद विचलन। सतत में कौन सी विधियां है? सतत और पद विचलन। फिर है भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य का भी फॉर्मूला है, एक बार ये जो सारणी दिख रही है तुम लोगों को अच्छे से बना लेना ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे। असामूहिक में आंकड़े में कौन कौन सी? प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। और सामूहिक में विरक्त श्रृंखला और सतत श्रृंखला। विरक्त श्रृंखला में 3 है, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। और सतत में कितनी है? 2, प्रत्यक्ष और पद विचलन। और भारित समांतर माध्य। अब है माध्यिका। माध्यिका के अंतर्गत विरक्त और सतत, वापस से मैंने तुम लोगों को यही वाला दोनों, बहुलक के अंतर्गत भी सतत और विरक्त दोनों आएंगे, तो उनको पहले मैनेज करके करना पड़ेगा। फिर चतुर्थक और फिर शतक। तो ये चीज तुम लोग सबसे पहले ध्यान रखना। समांतर माध्य का निकालना है, माध्यिका का निकालनी है, बहुलक का निकालना है, चतुर्थक का निकालना है और शतक कैसे निकालना है। समांतर माध्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसके अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है, असामूहिक, सामूहिक और भारित। उसके अंतर्गत वापस से असामूहिक को 3 भागों में बांटा गया है और सामूहिक को 2 भागों में, 2 भागों में भी एक भागों को वापस 3 भागों में और दूसरे भाग को वापस 2 भाग में। फिर भारित को कहीं नहीं बांटा गया। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब तुम लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब एक एक के फॉर्मूले बता देती हूँ मैं तुम लोगों को। सबसे पहले समांतर माध्य किसका है? ये समांतर माध्य में असामूहिक आंकड़ों के लिए माध्य। असामूहिक बताया था मैंने तुम लोगों को, ये वाला बताया, असामूहिक दिखा। उसके अंतर्गत पहला है प्रत्यक्ष विधि। 3 विधि थी, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है? x का बार इक्वल सिग्मा x बटा n। क्या है? सिग्मा x बटा n। फिर कल्पित में है x बार बराबर m a प्लस सिग्मा d बटा n। क्या है? सिग्मा d बटा n। फिर पद विचलन विधि में x का बार a प्लस सिग्मा d बटा n मल्टीप्लाई c। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर क्या है? सामूहिक। पहला हो गया असामूहिक, अब सामूहिक।
समूहित में कौन सी विरक्त विधि है? विरक्त विधि में प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ, सिग्मा एफ। फिर कल्पित माध्यम में एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन, और पद विचलन विधि में सिग्मा एक्स बार बराबर ए प्लस एफ सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। फिर वही इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर सामूहिक में प्रत्यक्ष विधि, सामूहिक में है सतत। पहली कौन सी थी? विरक्त विधि के बताया फॉर्मूले, अब सतत के। प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ। पद विचलन में एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एफ मल्टीप्लाई सी। कल्पित माध्य विधि में सिग्मा एस का बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एफ। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद भारित माध्य का क्या है? एक्स बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू। उसके बाद अगले माध्यिका का फॉर्मूला क्या है? एल प्लस कोष्टक एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ मल्टीप्लाई एच। बहुलक का फॉर्मूला क्या है? एन मीडियम इक्वल एम एल प्लस डी1 बटा डी1 प्लस डी2 मल्टीप्लाई एच। चतुर्थक का है Q1 इक्वल n प्लस 1 बटा 4 वे मद का आकार। फिर है Q3 क्या है? फिर 3 कोष्टक n प्लस 1 बटा 4 वे मद का आकार है। इसके अंतर्गत एक शतक का फॉर्मूला नहीं देके रखा है, इतने ही फॉर्मूले दिए हुए जो मैंने तुम लोगों को करवा दिए। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। माध्यिका का ध्यान रखना, बहुलक का एक ही फॉर्मूला और चतुर्थक का भी यही फॉर्मूला है। ज्यादातर फॉर्मूले किसके हैं? समांतर माध्य के हैं। समांतर माध्य हार्ड पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर तुम लोगों को सब कुछ सीखना है। इसमें अभी इतना ही सीखना है, तो कल सारे एक एक करके अपन सवाल सीखेंगे। तुम लोग कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे कल एक एक करके निपटा दूंगी सारे। ठीक है, ओके बाय। और कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को वापस पूछ सकते हो।